नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लाओस यात्रा के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। लाओस में 2 दिनों तक रहेंगे पीएम मोदी। लाओस के साथ हो सकते हैं कई अहम समझौते। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। लाओस यात्रा के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। लाओस में 2 दिन रहेंगे पीएम मोदी। लाओस के साथ हो सकते हैं कई अहम समझौते। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। लाओस यात्रा के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। लाओस में 2 दिन रहेंगे पीएम मोदी। लाओस के साथ हो सकते हैं कई अहम समझौते। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लाओस में 2 दिनों तक रहेंगे पीएम मोदी। लाओस की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी। लाओस क्यों गए पीएम मोदी, ये आपको समझना होगा। लाओस में आसियान शिखर सम्मेलन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है आसियान। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भारत का फोकस। आसियान में 8 भागीदार देश हैं। रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा भी लाओस की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो अहम ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट के तहत ये यात्रा काफी अहम। इसी को लेकर आज चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां पर आसियान देशों का शिखर सम्मेलन होना है। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैन, सबसे पहले थैंक यू सर समय देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सर। प्रधानमंत्री मोदी लाओस की यात्रा पर हैं सर। आसियान देशों की शिखर सम्मेलन वहां पर हो रहा है। चीन, अमेरिका की तरफ से भी तमाम प्रतिनिधि वहां पर आएंगे। भारत लगातार लुक ईस्ट की बजाय अब एक्ट ईस्ट पे फोकस कर रहा है। उस बीच लाओस की ये यात्रा, शिखर सम्मेलन कैसे देखते हैं सर आप? राजेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है। भारत पिछले 10 साल से लगातार साउथ ईस्ट के जितने देश हैं उनकी तरफ बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहा है। हमारा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि हम मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पूरब में देखें, साउथ चाइना सी की तरफ देखें, ईस्ट चाइना सी की तरफ देखें। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस रीजन में जितने भी देश हैं, बर्मा से लेकर लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इजराइल, ब्रूनी, सबके साथ हमारे, कंबोडिया, सबके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण रिलेशन रहे। भारत हमारी इस एक्ट, इस पॉलिसी के तहत लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा हाईवे बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि भारत से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए, म्यांमार से होते हुए पूरा कंबोडिया तक पहुंचेगा। शायद भविष्य में 10 साल के अंदर वियतनाम तक भी पहुंच जाए। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसके बहुत बड़े बड़े कारण हैं। एक कारण तो है व्यापार। हम चाहते हैं कि इन सब देशों के साथ भारत का एक व्यापारिक और फाइनेंशियल आदान प्रदान हो। हाँ, एक छुपा हुआ एजेंडा भी है, बोलने में कोई हर्ज नहीं है। चीन जो है पिछले 30 साल से, 20 साल से साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हैं उन पर डोरे डाल रहा है। तो चाहे वो आसियान की मीटिंग हो, चाहे वो कोई भी ईस्ट एशियन फोरम हो, ये जो ईस्ट एशियन समिट हो रही है, या हम पार्टिसिपेट इसलिए भी कर रहे हैं कि कम से कम हम ये जानेंगे कि चीन क्या कर रहा है। चाहे हम चीन को एक डोमिनेटिंग रोल प्ले करने से प्रधानमंत्री भले मोदी ही का ना मैं रोक लौट कर पाए, आता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद सर मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल और ईरान टेंशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आईडीएफ के हमलों से लेबनान में भारी नुकसान। हमलों से अभी तक 2000 लोगों की मौत। लेबनान में 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। नेतन्याहू ने बाइडेन से फोन पर की बात। बड़ी खबर आपको बता दें, आईडीएफ के हमलों से लेबनान में भारी नुकसान।
हमलों से अभी तक 2000 लोगों की मौत की खबर। लेबनान से 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नेतन्याहू ने बाइडेन से फोन पर बात की। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। लेबनान को गाजा बना देगा इजराइल। 1100 हवाई हमले किए हैं। जमीनी हमला भी कर रहा आईडीएफ। आईडीएफ के हमलों में 2000 लोगों की मौत। नेतन्याहू ने जो बाइडेन से बात की। 50 मिनट तक ये बातचीत चली है। तो 1100 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। जमीनी हमला भी इजराइल लगातार कर रहा है। तो क्या गजा बनाने की तैयारी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। आईडीएफ के हमलों में 2000 की मौत। ईरान पर भयानक और अचानक होगा अटैक। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान से बदले का बना रहा प्लान। ईरान पर भयानक और अचानक अटैक होगा। नेतन्याहू और बाइडेन के बीच लंबी बातचीत हो चुकी है। इजराइल ईरान से बदले का बना रहा महाप्लान। ईरान पर भयानक और अचानक अटैक करने की तैयारी। नेतन्याहू और बाइडेन के बीच लंबी बातचीत। इजराइल के रक्षा मंत्री बोले, ईरान से बदला तो लेकर रहेंगे। सीधा हम ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास चलेंगे। सर, लंबे वक्त से इस बात की खबरें सामने आ रही थी कि बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन अब खबर सामने आई है कि दोनों के बीच 50 मिनट तक लंबी बातचीत हुई है और दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि अब वो वक्त आ चुका है जब ईरान को जवाब देना होगा। जिस प्रकार से योब गैलेंट, जो कि रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बदला तो हम लेंगे, लेकिन ऐसा बदला लेंगे और ऐसे वक्त पे लेंगे जब ईरान को उसका अंदेशा भी नहीं होगा। सब राजेश, जहां तक ईरान से बदला लेने की बात है, हमेशा दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि जी ईरान पर हमला तब करना है जब ईरान उसको एक्सपेक्ट ना कर रहा हो। काफी लोगों ने ये कयास लगाया था कि 7 अक्टूबर पर जब 1 साल की बरसी हो रही थी इस युद्ध की, तब ईरान पर बड़ा हमला करेगा इजराइल। लेकिन हम में से जो एयरफोर्स में रह चुके हैं, हमें मालूम है 7 अक्टूबर की जो सेंसिटिविटी थी, इमोशनल जो एंगल था, उसकी वजह से ईरान भी 7 अक्टूबर को अपने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मैक्सिमम अलर्ट पर था। तो इजराइल का कोई भी एयर कमांडर उस वक्त ईरान पर हमला नहीं करना चाहता था, क्योंकि मालूम था कि ईरान की चाहे सर्विलेंस रेडार हो, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइल गाइडेंस रेडार हो, या जो मिसाइल्स हैं उनके जो क्रू हैं, सब अलर्ट हैं। हाँ, इजराइल हमला करेगा कब? इजराइल पहले लेबनान में हिजबुल्लाह को 70 से लेके 80% डिग्रेड करने का एक टारगेट रखा हुआ, उसको अचीव करेगा। जैसे कि उसने हमास को गजा में 90% डिग्रेड कर दिया, उसके बाद उसने उत्तर में रुख किया लेबनान की तरफ। अभी तक हिजबुल्लाह को इजराइल ने करीबन 30% डिग्रेड कर दिया है। तो नेतन्याहू का एम, कोई भी कमांडर है, एक एम सोचता है, वो ये है कि कम से कम हिजबुल्लाह को 70% तक डिग्रेड करेगा, यानी नष्ट करेगा, उनकी जो फायर पावर है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। इसमें नेतन्याहू को और भी करीबन 1 हफ्ते से 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि अमेरिका से जो हैवी बॉम्ब्स आने हैं, लेबनान में इजराइल की एयरफोर्स हैवी बॉम्ब गिरा रही है, मार्क 84 जैसे, जो कि 1,000 जी किलो जी के होते हैं, 2000 पाउंड के बॉम्ब। तो वो अमेरिका से आने में, अमेरिका से 14,000 बॉम्ब आने थे, 1200 बॉम्ब पिछले हफ्ते आने थे, थोड़ा डिले हो गया। ये बॉम्ब आते जी ही वो लेबनान में अपनी कार्रवाई को और हैवी कर देंगे, उसके बाद वो ईरान की तरफ रुख करेंगे। जी ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, उसके बाद देवनाथ सर के पास चलेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया फ्रांस। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को फ्रांस देने जा रहा मिराज 2025 की शुरुआत में हो जाएगी सप्लाई। भारत ने मिराज 2000 से की थी बालाकोट एयर स्ट्राइक। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को फ्रांस देने जा रहा मिराज 2025 की शुरुआत में हो जाएगी सप्लाई। भारत ने मिराज 2000 से की थी बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो अहम ऐलान फ्रांस की तरफ से किया है। इससे पहले अमेरिका की तरफ से F-16 जो है
वो यूक्रेन को मुहैया करा दिए गए हैं, लेकिन अब मिराज भी यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं। क्या ये गेम चेंजर साबित होंगे? यही समझने के लिए हम सीधा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास चलेंगे। सर, F-16 यूक्रेन को मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा कारनामा F-16 ने दिखाया नहीं है, लेकिन खबर आ रही है कि अब मिराज भी मिलेंगे। तो क्या अब नेटो देशों की कोशिश है कि यूक्रेन की वायुसेना को मजबूत किया जाए? सर, राजेश, यूक्रेन की वायुसेना जो है एक समय में एक मजबूत वायुसेना थी। उनके पास ज्यादातर ओके। सोवियत विमान थे। मैं आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उनके पास मिग-29 थे, सुखोई 35, सुखोई 30 जैसे विमान थे। उनके पास बड़ी तादाद में बहुत ही बढ़िया ग्राउंड अटैक विमान सुखोई 25 थे। पिछले जी। 2 साल की लड़ाई में इनमें से ज्यादातर की एट्रिशन हो गई है। बोला जाए तो या तो हवा से हवा के युद्ध में शूट डाउन हो गए, या एंटी एयरक्राफ्ट फायर जो जमीन से रूस जी। की फौजों ने किया उसमें वो नष्ट हो गए। अब अमेरिका ने जो F-16 दिए थे, वो कुछ हद तक कारगर हुए हैं, क्योंकि देखिए, वो F-16 का ज्यादातर इस्तेमाल यूक्रेन की एयरफोर्स ने एयर डिफेंस के लिए किया है। यानी अगर कोई रशियन जी। जहाज आ जाता है या रशियन क्रूज मिसाइल आ जाता है, उसको शूट डाउन करने के लिए। अभी तक ओके। यूक्रेन ने F-16 का इस्तेमाल रूस की फौज के अंदर, रूस की सरजमीन के अंदर घुस के ज्यादा यूज नहीं किया। इसके 2 कारण थे। एक तो है कि जी। अमेरिका भी क्लियर सैंक्शन नहीं दे रहा है यूक्रेन की एयरफोर्स को कि वो इन F-16 का इस्तेमाल करके रूस की जमीन के अंदर 100, 200, 300 किलोमीटर जाकर टारगेटों पे हमला करे। क्योंकि अमेरिका को लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये युद्ध जो है और ज्यादा भयंकर हो जाएगा। आ, एक और चीज जो है, अब जो मिराज 2000 दे रहा है फ्रांस, ये समझना पड़ेगा 2 एंगल। एक एंगल तो ये है कि कितने दे रहा है। महज ओके। 8 मिराज 2000, 12 मिराज 2000 देने से कुछ नहीं होता है। सबको मालूम है कि जी। एक इफेक्टिव एयरफोर्स में कम से कम 2 स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ती है। एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं, तो 36 मिराज 2000 देना ही पड़ेगा। उसके बगैर मतलब ऐसा हो गया कि जैसे आप एक हॉकी फुटबॉल खेल रहे हो, 11 प्लेयर नहीं है आपके पास। एक और चीज है कि मिराज 2000 बहुत ही मेंटेनेंस चाहता है। यानी हर सॉटी के बाद उसका कंप्यूटर अपडेट करना पड़ता है, वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो है उसको ट्यून करना पड़ता है, एयर टू एयर रेडार का एयर टू एयर मिसाइल के साथ मैचिंग करना पड़ता है। क्या यूक्रेन की एयरफोर्स को इतना ज्यादा ट्रेनिंग और जमीन पर जो उसके लिए लेबोरेटरी चाहिए, टूल्स, टेस्टर्स, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट चाहिए, वो क्या फ्रांस दे पाएगा जल्दी मिल जल्दी? पाएगा। समय लगेगा। हाँ, तो मेरे ख्याल से समय 6 लगेगा, महीने लग इसलिए जाएंगे इन मिराज 2025 का 2000 को वक्त दिया इफेक्टिव गया होने है। में। 2025 का इसलिए वक्त रखा गया है। मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उसके बाद देवनाथ सर के पास हम चलेंगे। इटली ने पाकिस्तानी इमाम को निकाला बाहर, हमास के समर्थन में दे रहा था जहरीले बयान। पाकिस्तान से 1995 में इटली आया था इमाम, यहूदियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहा था। इटली ने पाकिस्तानी इमाम को निकाला बाहर, हमास के समर्थन में दे रहा था जहरीले बयान। पाकिस्तान से 1995 में इटली आया था इमाम, यहूदियों के खिलाफ जहर उगलता था इमाम। एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। दुनिया में नफरत फैला रहे पाक के इमाम, पाक के इमाम को इटली ने निकाला। ब्रिटेन, फ्रांस भी पाक के इमामों पर सख्त हैं। यूरोप में नफरत फैला रहे हैं पाक इमाम। अमेरिकी, जर्मन, इटली हैं जोनवादी, जोनीवादी इमाम ये कह रहा था। ब्रिटेन में नफरत फैला रहा पाकिस्तान। यूरोप में पाक युवकों का लब जिहाद भी सामने आया है। चलिए इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। सीधा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास हम चलेंगे। सर, इस खबर को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मसला डिफेंस से हटकर है, लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा है पाकिस्तान के इमाम्स को, धर्मगुरुओं को फ्रांस ने, ब्रिटेन ने निकाला है, क्योंकि वो वहां पर कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दे रहे थे, और इटली ने तो हाल ही में ऐसा किया है। इसे आप कैसे देखते हैं सर? राजेश, दुनिया के जितने देश हैं, चाहे वो पश्चिमी देश हो
दुनिया के ज्यादातर डेमोक्रेसीज में, भारत में भी ऐसे नियम हैं कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति दो अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच में धार्मिक टेंशन को बढ़ाने के बयानबाजी करने पर मुश्किल में फंस जाता है। भारत में भी है। जी इटली जो है वो भी बड़ा मैच्योर डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है। आमतौर पे ओके इटली में या यूरोपियन कंट्रीज में आप जो मर्जी जिसके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन जी धार्मिक दुर्भावनाओं को बढ़ाना किसी भी देश में इजाजत नहीं है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, हाँ, पाकिस्तान के लोग जब दूसरे देशों में सेटल होते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अब भारत के भी लोग जब दूसरे देशों में सेटल होते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम वहां पर राजनीतिक मूवमेंट में तो भाग ले सकते हैं, लेकिन हम वहां धार्मिक विचारधाराओं को लेकर जो युद्ध है उसमें भाग नहीं लेंगे। ये ज्यादातर देशी ये करते हैं। अब लेकिन खास बात पाकिस्तान इस की बार ये है समस्या कि थोड़ी सी अलग है। इटली है जी बहुत। हाँ, पाकिस्तान की जी हाँ, समस्या इटली थोड़ी सी जो है। अलग होती जा रही है सर, क्योंकि कट्टरपंथियों का गढ़ तो पाकिस्तान है ही, लेकिन अब कोशिश ये कर रहा है कि मौलाना मौलवी के जरिए पूरी दुनिया में इसको फैलाए। मैं आता हूं सर आपके पास, एक और मेरे पास बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कान फाइटर जेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तुर्की का ये फाइटर जेट है, बड़ी खबर आपको दिखा दें। भारतीय वायुसेना के सामने एक नई चुनौती आ रही है। चीन, पाक, बांग्लादेश उड़ाएंगे स्टील्थ फाइटर जेट। 10 देशों को तुर्की बेचने जा रहा कान फाइटर जेट। तुर्की का दावा 5वीं पीढ़ी का विमान है कान। बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना के सामने नई चुनौती। आने वाले वक्त में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश उड़ाएंगे स्टेल्थ फाइटर जेट। 10 देशों को तुर्की बेचने जा रहा कान फाइटर जेट। लेकिन भारत भी अपने एएमसीए पर काम कर रहा है। कान को समझ लेते हैं, उसके बाद भारत के एएमसीओ को समझ लेते हैं, फिर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास हम चलेंगे। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिएगा। क्या है तुर्की का कान? 2 फाइटर पायलट मिलकर उड़ाएंगे। अधिकतम टेक ऑफ वजन जो है 27,125 किलो है। 2,222 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। अधिकतम ऊंचाई जो है 55,000 तक ये जा सकता है। भारत के एमसीए की बात करें, एमसीए की अधिकतम ऊंचाई 55,000 फीट की। हवा से हवा में मार करने वाली 6 मिसाइलें इसके अंदर लगी हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स, हवा से जमीन पर हमला करने वाली 6 मिसाइलें भारत का एएमसीए किया है। एएमसीए की अधिकतम गति 2,633 किलोमीटर पर आवर की। एएमसीए विमान की रेंज 3,240 किलोमीटर होगी। एएमसीए की कॉम्बैट रेंज 1,620 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट ग्राफिक्स, 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। एएमसीए में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। अस्त्र, हरमूस एनजी और रुद्रम जैसी मिसाइलें लगेंगी। तो इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि कान को तुर्की, बांग्लादेश और साथ ही में पाकिस्तान को बेच सकता है। चीन के पास ऑलरेडी J-20 और JF-35 जैसे विमान उसके पास हैं। हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। अब देवनाथ सर, हाल ही में वायुसेना प्रमुख एपी सिंह सर ने कंसर्न इस बात को लेकर जताया था जिस प्रकार से स्क्वाड्रन्स कम हो रहे हैं, लेकिन अब एक खबर सामने आ रही है कि टर्की, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को, जो कि हमारे पड़ोसी हैं, इसके अलावा और देशों को भी वो 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है कान, उसको बेचना चाहता है। और बांग्लादेश इसमें काफी इंटरेस्ट और पाकिस्तान इंटरेस्ट दिखा रहा है। भारत के लिहाज से ये कितना चैलेंजिंग होगा सर? क्योंकि एएमसीए को मुझे लगता है कि अभी बनने में कम से कम 10 से 12 साल, 15 साल अभी और लगेंगे सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, F114 का। जी बोलिए बोलिए, अब आई आप सर, अभी मुझे सुन पा रहे हैं? प्रॉब्लम हो गई।
हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर, बोलिए। राजेश, जहां तक कान फाइटर विमान की बात है, अच्छा जहाज बनेगा। अभी इसका प्रोटोटाइप उड़ चुका है। इसमें अमेरिका में निर्मित जी F114 का जो एडवांस मॉडल इंजन है वो लगा हुआ है। 5th जनरेशन है, स्टेल्थ काफी अच्छी लग रही हैं। सवाल ये है कि पहले तो तुर्की उससे अपनी एयरफोर्स को लेस करेगा। तुर्की की जी, जो एयरफोर्स है उसने 8 स्क्वाड्रन कान का है अगले 10 साल में। तो उसको क्या तुर्की अपनी एयरफोर्स को पीछे रख के पहले दूसरे एयरफोर्सेस को एक्सपोर्ट करेगा? बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश एयरफोर्स ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। बांग्लादेश चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है तुर्की घूम के आ गए हैं, उनको वो प्रोटोटाइप दिखाया गया। उन्होंने काफी अच्छी बातें कही हैं बांग्लादेश के एयरफोर्स चीफ ने कान के बारे में। सवाल यह है कि बांग्लादेश के पास कान फाइटर विमान खरीदने के लिए पैसे हैं क्या? इसका एक ही जवाब है, नहीं। तो ओके। बांग्लादेश कभी भी अगले 10-20 साल में कान फाइटर विमान नहीं खरीद पाएगा। जेब में पैसे नहीं है। क्या पाकिस्तान कान फाइटर विमान खरीद पाएगा? ये देखना पड़ेगा। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कान फाइटर विमान की जो स्पेसिफिकेशन है वो मोरलेस सेम है जितना कि चाइना से जो उनको मिल रहा है F-31। J-31। तो जे एफ जी, जी, थर्टी वन JF-31, ओके। हाँ, तो चीन से जो मिल रहा है उनको वो सस्ता मिलेगा, ये समझना पड़ेगा। और चीन से जब मिलेगा तो उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी चीन दावा कर रहा है कि वो पाकिस्तान को देगा। जैसे चीन ने JF-17 के लिए भी करीबन करीबन 50% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की है। तो पाकिस्तान जी, को जेब पर हल्का पड़ेगा कोई भी चाइनीज विमान। एक और चीज है, आपने एएमसी की बात की। एएमसी बनने में, प्रोटोटाइप उड़ने में भी 5 साल बाकी है। और शायद जब तक वो पहला विमान इंडियन एयरफोर्स को सौंप दें, जी, बेसिक ट्रायल्स के बाद, जो कि हम आईओसी बोलते हैं, इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस, और 10 साल लग ओके। जाएंगे। लेकिन राजेश, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ना बांग्लादेश ना पाकिस्तान अगले 10 साल या 20 साल में कोई इफेक्टिव 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे। हमारी चिंता चीन की तरफ है। हाँ, चीन शायद J-20 उड़ा मैं रहा है। छोटा-सा कमेंट आपसे लेकिन लेना हमारी चाहूँगा जो क्योंकि वक़्त का थोड़ा-सा एग्जिस्टिंग अभाव है। देवनाथ सर, क्योंकि हाल ही में हमने देखा पाकिस्तान के पायलट जो हैं वो JF-31 जो कि 5th जनरेशन का ही बताया जा रहा है, उसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो क्या वो ट्रेनिंग सिर्फ़ मतलब देखने के लिए जा रहे हैं या लेने का भी प्लान है उनका? हाँ, जो अभी तक आभास मिला है इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार, अभी तक उस JF-31 का जो MOU बोल लीजिए या कॉन्ट्रैक्ट बोल लीजिए या उसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बोल लीजिए, बातचीत शुरुआती दौर में है। तो हाँ, ओके, पाकिस्तान के पायलट्स उनको उड़ा रहे हैं। ऐसा किया जाता है। मिराज 2000 हमने जब खरीदा, हमारे पायलट्स मिराज 2000 को उसके 10 साल पहले से उड़ा रहे थे। जब हमने सुखोई 30 खरीदा रूस से, तो हमारे पायलट्स जी, सुखोई 30 को उसके 10 साल पहले से उड़ा रहे थे। ऐसा होता है। तो पाकिस्तान के पायलट्स अगर JF-31 उड़ा रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो उसको सूंघ रहे हैं, भाप रहे हैं, उसका जज्बा, उसका जो रस और खुशबू है उसको सूंघ रहे हैं। खरीदने में ओके। पहला JF-31 अगर पूरा पहले कुछ जो JF-31 अगर पाकिस्तान ने खरीदे वो पूरा बन के ही आएंगे चाइना से, और उसमें अभी 10 साल ठीक है। बाकी है। और उसके बाद चलिए, तब तक पाकिस्तान को उसको भारत के पास ऑपरेशनलाइज एमसीए करने भी में आ और जाएगा ज्यादा और समय लगेगा। जिस प्रकार से एयर चीफ एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, आई होप कि जल्द डीआरडीओ और एचएएल मिलकर काम करेंगे और जल्द से जल्द एएमसीए और तेजस मार्क 1 जैसे विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे, क्योंकि चिंताएं देश की बढ़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।